जय श्री राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो में। और अगर आप लोग भी पोलैंड का वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा चेकलिस्ट के बारे में। जो पोलैंड का जो नया चेकलिस्ट है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, किस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे वीज़ा रिफ्यूजल जो है बहुत कम मतलब हो और ज़्यादा चांस हो कि वीज़ा लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। कॉन्टैक्ट करने के लिए आप हमसे टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो भाई चेकलिस्ट के अनुसार अगर मैं बात करूं आपसे, तो पोलैंड का जो चेकलिस्ट है उसमें साफ ये मेंशन है एम्बेसी की तरफ से कि आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो वो वन टाइम में फाइल के साथ ही सबमिट करें। आप ईमेल के थ्रू एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट एम्बेसी को नहीं भेज सकते, वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो सबसे मेन यही है कि जब भी आप फाइल रेडी करते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट एक बार में ही आपको भेजने हैं। और चलते हैं डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में अब, कि सबसे पहले आता है हमारा पासपोर्ट। जो पासपोर्ट है आपका कम से कम 6 मंथ वैलिड रखना चाहिए, ठीक है, जब भी आप सबमिट करने जाते हैं। और कम से कम 2 पेज जो है वो खाली होने चाहिए। अगर आप मतलब ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो नॉर्मल सी बात है कि आपके उस पर टाइम ज़्यादा लगे होंगे, बट 2 पेज जो है आपको फिर भी खाली होना चाहिए, तभी आप जाके उसको किसी कंट्री के वीज़ा के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना आप लोग कि कम से कम 2 पेज खाली होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वीज़ा एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपको पूरा फिल करके देना है। उसमें कोई भी चीज़ ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है एम्बेसी की तरफ से। और स्पेशली आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे 2 जगह सिग्नेचर भी करने हैं। ये चीज़ आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जब जो जिससे भी भरवाते हो या जो भी आपका एजेंट या एजेंसी है उसे आप कह देना कि कहाँ पे मुझे साइन करना है, तो वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद चलते हैं जो फोटो है, पासपोर्ट साइज का जो फोटो है वो भी आपको ले जाना है। बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए। आपके जो पासपोर्ट साइज का फोटो है वो आपको लेके जाना है। हाँ, ये भी हो सकता है कि वीएफएस वाले आपसे ये कह सके कि ये फोटो प्रॉपर नहीं है जो हमें रिक्वायरमेंट है, तो हो सकता है वहाँ पर भी आपको फ़ोटो की सुविधा होती है कि वो आपको खींच के दूसरा नया फ़ोटो आप ले सकते हो। वीएफएस सेंटर में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके चार्जेस एक्स्ट्रा ली जाएगी अगर आप फ़ोटो अपना सही लेके नहीं जाते हो तब। उसके बाद चलते हैं चेकलिस्ट। चेकलिस्ट भी डाउनलोड करके ले जाना। जो भी चेकलिस्ट होता है पोलैंड का जो है, तो वो चेकलिस्ट भी आपको ले जाना है, ताकि जो वीज़ा ऑफिसर्स है तो वो उस पर टिक लगाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने उसे दिए हैं। ठीक है, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताता भी जाएगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट है, कौन सा नहीं है। बट मेरी तरफ से ये रहेगा कि हमेशा आप अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फ्लाइट इंटीरियर का। तो भाई फ्लाइट इंटीरियर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या मुझे ओरिजिनल फ्लाइट टिकट देनी पड़ेगी कि मैं कैसे जा रहा हूँ। तो बताइए, एक चीज़ मैं बता देता हूँ इसमें कि भाई एम्बेसी का कहना है कि आप कैसे जाओगे यहाँ से। मतलब फॉर एग्जांपल आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, तो उनका कहने का मतलब है कि इंडिया से आप पोलैंड कैसे ट्रैवल करोगे, किस रूट से जाओगे, प्लान क्या है आपका, तो वो चीज़ आप उसको प्रूफ करके दिखाओ। तो इसलिए टेम्पररी टिकट मिलती है ऑनलाइन, बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ से भी आप ले सकते हो। ठीक है, अब वैसे जहाँ तक मैं बताऊँ कि अब उन्होंने भी प्राइस बढ़ा दिया है। पहले सस्ता मिलता था, बट अभी सभी चीज़ों की प्राइस बढ़ गई है। एम्बेसी ने भी जो है अपनी फ़ीस बढ़ा दी है। पोलैंड की गवर्नमेंट जो है वर्क परमिट की, उसने भी फ़ीस बढ़ा दी है। तो सभी जगह देखा जाए तो फ़ीस जो है आपका वर्क वीज़ा का जो बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। तो जिसकी जेब जो है अच्छी है, खासी भरी है, तो उनके लिए थोड़ा इजी है, बट जिनकी टाइट है तो उनको थोड़ी परेशानी आ सकती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे कि ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। क्योंकि अगर मेडिकल इंश्योरेंस आपको बता भी देता हूँ कितने का लेना है। मिनिमम जो है 30,000 यूरो का कवर करना चाहिए आपका मेडिकल इंश्योरेंस, वही आपको लेना है। क्योंकि और एम्बेसी, एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि एम्बेसी जो एक्सेप्ट करती है सिर्फ आपको वही चीज़ लेना है, वही उसी कंपनी का इंश्योरेंस लेना है। किसी और का लेंगे तो आपका वीज़ा रिफ्यूजल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मोस्टली अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे तो हो सकता है री अपील करने पे वो वीज़ा दे। बट पहले टाइम में ही, फर्स्ट टाइम में ही आप कोशिश करो कि सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करके एम्बेसी को सबमिट करो, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। चलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट कन्फर्मिंग द पर्पज ऑफ द ट्रिप। तो इस डॉक्यूमेंट में होता है कि कंपनी की तरफ से जो जो डॉक्यूमेंट होता है उनमें होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, ओरिजिनल वर्क परमिट आपके उसको कॉपी करके भी ले जाना है और ओरिजिनल भी ले जाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग वर्क परमिट के। और
उसके साथ बाकी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिया है कंपनी ने वो भी आपको अटैच करवाने हैं। और दूसरी चीज़ है कि आपको कंपनी का KRS लेटर ये ज़रूर अटैच करना अब, क्योंकि वो अब कंपलसरी जो है चेक लिस्ट में मेंशन कर दिया है कि KRS सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब KRS जो लेटर होता है वो चाहिए, यानी कि कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है पोलैंड के अंदर, उसके टैक्सेस के बारे में, PKD कार्ड्स, बहुत सारी चीज़ें, वो सारी डिटेल होती है उसके अंदर, मतलब लगभग 7 से 9 पेज का होता है, डिपेंड करता है कंपनी कितनी बड़ी है। वो आपको डाउनलोड करके आपको वो कंपनी से जरूर मांगना चाहिए कि वो अभी आप हमें दें, और वो भी आप अटैच करें, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होता है। ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट लेटर भी आपको डालने हैं, ठीक है, जिसपे एम्प्लॉयर का सिग्नेचर, स्टैंप कंपनी का, वो सारे लगा के वो आपको देते हैं, वो चीज़ आपको अटैच करनी है सारा ओरिजिनल, और उसकी फोटोकॉपी, ये ध्यान रखना कॉपी भी जरूर करनी है ओरिजिनल के साथ साथ। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कुछ हैं जो ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप देते हैं तो आपकी फाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग बनती है, ठीक है। तो उस चीज़ को बारे में भी मैं बता देता हूं, ताकि आप, मेरी तरफ से तो यही सजेशन रहेगा कि आप कोशिश करो कि वो डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करने की। हाँ, इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं तो एजुकेशन सर्टिफिकेट। बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जिनके पास एजुकेशन 10th 12th तक या ग्रेजुएशन है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 9th और 8th तक पढ़े लिखे हैं, तो यानी कि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है ना। अगर एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो वो आप प्रोवाइड करें, ठीक है। दूसरा है वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई वर्क कहीं पे भी किया है आपने, तो वहाँ से वर्क एक्सपीरियंस लेटर मिलता है, अगर आप वो प्रोवाइड करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनल है, बट अगर है तो बहुत अच्छा होता है, इसे प्लस पॉइंट ही मान सकते हो आप, ठीक है। और PCC यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, PCC में एक डाउट मैंने सबसे ज़्यादा लोगों में देखा कि वो लोग कहते हैं कि क्या ये लोकल पुलिस स्टेशन से लिया हुआ PCC होता है या पासपोर्ट ऑफिस से। तो मैं बता दूं भाई, ये सारे जो है ऑनलाइन आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो इस PCC का, और ये आपके पासपोर्ट ऑफिस से ही बन के आपके पास आता है। आप फिजिकली जाके कलेक्ट नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको एक कुरियर करेंगे, आपका जो भी एड्रेस है, जो भी आपने दिया था उसी एड्रेस पे आपको दिया जाएगा। और लेकिन हाँ, पुलिस से वेरिफिकेशन जरूर होगा, ये नहीं है कि पुलिस से नहीं, पुलिस से वेरिफिकेशन होगा तभी आपको ये चीज़ मिलेगी। और भी बहुत सारे, जैसे एकोमोडेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कि अगर आपका एकोमोडेशन ही नहीं है तो 100% ये मान लो एकोमोडेशन लेटर ना होने की वजह से 100% वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास एकोमोडेशन लेटर नहीं है कंपनी की तरफ से, तो एकोमोडेशन लेटर में कुछ भी हो सकता है, जैसे होटल बुकिंग हो गया, एकोमोडेशन फ्लैट हो गया, हाउस जो भी है कंपनी दे रही है या आप खुद कर रहे हो, तो वो चीज़ का लेटर होना जरूरी है, कंपलसरी है, होना चाहिए, और उसमें एड्रेस मेंशन होना चाहिए कि आप कहाँ पे रहेंगे। बाकी रेजिडेंस प्रूफ हो गया, और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको प्रोवाइड करने हैं। और जो पासपोर्ट डाटा पेजेस जो है, आपने कहीं भी अगर शेंगन कंट्री में ट्रैवल किया है तो वो आपको ज़रूर लगाना है, इसमें अटैच करना है, ताकि उससे जो है एम्बेसी को ईजी हो जाएगा समझना, पहले भी शेंगन कंट्री में जा चुके हो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और वो चीज़ लगाने से आपका वीज़ा जो है सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं। जब भी आप जाते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए, मोस्टली इंटरव्यू नहीं होता है वर्क वीज़ा में पोलैंड के लिए, बट अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा लगा कि नहीं इंटरव्यू लेना पड़ेगा, तो एम्बेसी आपको ईमेल या SMS के द्वारा या फिर कॉलिंग के द्वारा भी बता सकती है कि आपको इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा। मोस्टली जो एम्बेसी है ईमेल ही करती है अगर बाई चांस इंटरव्यू होगा तो, नहीं तो नहीं होता है। अभी तक बहुत कम, रेयर ही ऐसे कोई केस आया जिसमें इंटरव्यू हुआ है, नहीं तो मोस्टली इंटरव्यू नहीं होता है। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना है, किसी तरह के सवाल रह गए हो आपके पास, आपके दिमाग में, तो आप हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को लाइव सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।